Hello students, welcome to another session of the chapter that is biological classification। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए सबसे पहली बात इसमें है क्या, पढ़ना क्या है, ये बायोलॉजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल थिंग्स का मतलब क्या हुआ, इन द लास्ट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से हम लोग ने बोला था कि लिविंग किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग बोलेंगे, उस पर कुछ क्राइटेरिया बात रखे थे, ठीक है। और उसमें ये बात बताए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको, लिविंग थिंग्स है उसको ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऑर्गेनिज्म में तो डिफरेंट सारे चीज प्रेजेंट रहेंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया। तो इन तमाम चीजों को, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन सब तमाम चीजों को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अब बात आई कि क्लासिफाई क्यों करेंगे, सबसे पहली बात क्यों करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इसलिए करेंगे कि ताकि हर एक चीज को आसान से समझा जा सके, आसानी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन फॉर ईज ऑफ स्टडी, स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये अगर बात बोला जाए कि ये स्टार्ट कब हुआ, तो ये एक जो सबसे पहला चीज है कि जब भी हम लोग सिविलाइजेशन के तरफ मूव किए, चीजों को समझना शुरू किए, तब हम लोग चीजों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिए। मतलब क्या हुआ कि दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स सिंस द dawn of civilization। सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है तभी से हम चीजों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिए, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए कि विच वन इज प्लांट, विच वन इज एनिमल और विच वन इज माइक्रोब्स, ठीक है। ऐसे हालांकि आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधी आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, टू किंगडम, ठीक है। अब इस किंगडम में तो बात करते हैं कि ये दिया गया है लीनियस के थ्रू दिया गया है, ठीक है, लीनियस के थ्रू दिया गया है, ठीक है ना, लीनियस के थ्रू। बट क्या ये एक इकलौते एकमात्र साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले चीजों को देखा, तो ऐसा नहीं है। इस क्लासिफिकेशन को चीजों से, यानी लीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले कुछ साइंटिस्ट आए, उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि एज पर अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस लीनियस से पहले जो जो कुछ एक दो साइंटिस्ट आए उनके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे वो हम लोग पढ़ते हैं अरिस्टोटल के थ्रू, या उसको बोल सकते हैं हम लोग, अरिस्टोटल को अरस्तु भी बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे पहला साइंटिस्ट आए दैट इज एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, इनको और क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले चीजों को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई किया यानी सबसे पहले क्लासिफाई किया, इसलिए इनको एक अलग नाम से नवाजा जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है, और साथ साथ इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले दो किंगडम क्लासिफाई करके बताया, चीजों को देखा। अब ये कैसे क्लासिफाई किए, तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि वो दिखने में कैसा लगता है, उसका काम क्या कर रहा है, किस तरीके से वो है, इसके बारे में स्टडी किया, और इन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा, एक दिया एनिमल और दूसरा दिया प्लांट, ठीक है। अब इन्होंने एनिमल जो कि मूव करता है, एक बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसको उन्होंने एनिमल्स दिया।
नाम। और जो अपना भोजन खुद बना रहा है, जो ग्रीन कलर का है, इन्होंने प्लांट्स नाम दिया। ठीक है, लेकिन अब इस एनिमल में भी उन्होंने देखा कि दो टाइप का एनिमल्स पाया जाता है। कौन कौन सा? एक के पास रेड ब्लड है, यानी हैविंग रेड ब्लड। तो उन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज किया था जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमा बोलते हैं, इनेमा। ठीक है ना, ये टर्म याद रखिएगा, पूछा हुआ है। तो अगर एक एनिमल के पास रेड ब्लड है तो मतलब दूसरा कैटेगरी क्या है कि जिसके पास रेड ब्लड नहीं है, यानी डू नॉट हैव रेड ब्लड। ठीक है, अब जब रेड ब्लड नहीं है तो उसके लिए रेड ब्लड नहीं है यानी एब्सेंट है, तो एब्सेंट के लिए हम लोग टर्म ए यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एनेमा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अरिस्टोटल ने एनिमल को भी दो कैटेगरी में डिफाइन किया कि एक एनिमल से जिसके पास रेड ब्लड ग्रुप है और दूसरा जिस एनिमल के पास रेड ब्लड नहीं है तो उसको एनेमा बोल दिए। ठीक इसी तरीके से उन्होंने प्लांट्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक प्लांट जो कि छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उसको उन्होंने हर्ब्स नाम दिया। ठीक है, और उससे कुछ बड़े हाइट के जो प्लांट्स दिखे उन्होंने उसको श्रब बोल दिया। ठीक है, और जो बहुत टॉल प्लांट्स देखने को मिला उसको उन्होंने ट्रीज बोल दिया। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने पूरे अपने उस जमाने में अपने आसपास के चीजों को देखकर उन्होंने दो चीजों में क्लासिफाई किया, एक प्लांट्स बतलाया और एक एनिमल्स बतलाया। एनिमल्स के अंदर में भी दो, एक इनेमा और एनेमा के बारे में डिस्कस किया। वहीं पर प्लांट्स के बारे में हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में बतलाया। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क लगा दे रहे हैं कि इनके एक स्टूडेंट आए, इनके एक स्टूडेंट थे। कौन थे भाई? तो उनका नाम था थियोफ्रैटस, थियोफ्रैटस। ठीक है, तो थियोफ्रैटस और एरिस्टोटल दोनों के दोनों क्या थे? दोनों ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एरिस्टोटल थे कौन या थियोफ्रैटस कौन थे, तो दे आर द ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, तो अब बात करते हैं थियोफ्रैटस के बारे में, जिक्र करेंगे इतना ही। अब ये एरिस्टोटल का नाम हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो अगर देखा जाए तो इन्होंने जो भी बात बोला थियोरिटिकली बोला, इन्होंने कहीं पर इस डेटा को रिप्रेजेंट साइंटिफिक वर्ल्ड में रिप्रेजेंट नहीं किया, इसीलिए इनके बारे में हम लोग नहीं जानते। ठीक है ना, तो अब इनके ही स्टूडेंट ये रहे थियोफ्रैटस, तो थियोफ्रैटस भी आगे अपना एक बुक लिखे, बुक के बारे में पढ़ा जाता है और बुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरे साइंटिस्ट आए थियोफ्रैटस, थियोफ्रैटस। अब थियोफ्रैटस को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंशियंट एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी के भी नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रैटस। ठीक है, अब इस थियोफ्रैटस ने 3 बुक लिखा। कितने? 3 बुक्स लिखे इन्होंने, और उस बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ही आपको ट्रिपल स्टार मार्क में डाल दे रहे हैं, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए है कि ये फर्स्ट बॉटनी बुक है पूरे दुनिया में, जो पहला बुक लिखा गया बॉटनी के बारे में वो थियोफ्रैटस के थ्रू लिखा गया, और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो ये जो बुक है, दिस इज द फर्स्ट
बॉटनी बॉटनी बुक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम बार आपके नीट में पूछा गया है। चलिए दोनों बुक का और नाम लिख देते हैं। दो बुक है, दूसरा कौन सा है, कॉजेज ऑफ प्लांट, इसके बारे में इतना नहीं पूछा गया। और तीसरा जो बुक है, इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, तो इन्होंने तीन बुक लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉजेज ऑफ प्लांट्स एंड इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। अब यहां से एक और टर्म पूछा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कि इन्होंने प्लांट्स के बारे में तीन टर्म दिया था। कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। तो इन्होंने टर्म दिया था, सिर्फ प्रोपोज्ड द टर्म, क्या चीज, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। अब बात अगर आती है पेरिनियल, अगर बात आती है कि ये एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल क्या है, सर समझ में नहीं आई बात। तो एनुअल का मतलब हुआ कि जो एक सीजन में या एक ईयर में, वन ईयर, यानी द प्लांट्स, इसको लिख सकते हैं द प्लांट्स दैट द प्लांट्स दैट the plant that survive for one season or for 1 year। या तो वो एक साल में खत्म हो जाए या उसकी लाइफ साइकिल एक सीजन में खत्म हो जाए, वैसे प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, व्हीट, ये एक सीजन में खत्म हो जाता है। राइस, ये सब एनुअल प्लांट्स हो गए। वहीं पर बाइनियल का मतलब हो गया, बाई मतलब दो, इसका मतलब कि द प्लांट दैट हैव their life cycle for 2 years। As for example, रेडिश, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और अगर पेरिनियल की बात बोलते हैं तो आजकल हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देख रहे हैं जिसमें फ्लावर हो रहा है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, गुआवा हो गया है, चाहे और भी डिफरेंट सारे पेड़ देख लीजिए, लीची देख लीजिए। तो ये सब जो हर सीजन में फ्लावरिंग होता है और ये सरवाइव करता है, बहुत लंबे समय तक सरवाइव करता है, वैसे प्लांट्स को पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। तो मतलब इसमें क्या बोले, प्लांट्स हैव देयर लाइफ साइकिल, प्लांट्स हैव देयर लाइफ साइकिल फॉर मोर देन 2 years। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया मैंगो, गुआवा, etc। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, क्या चीज, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल के बारे में डिस्कस कर लिए। जिस जो टर्म है उन्होंने किसने ने दिया, थियोफ्रास्टस ने दिया। ठीक है, अब बात आती है, यानी इन्होंने भी क्या चीज डिस्कस किया, दो ही किंगडम के बारे में डिस्कस किया, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, लेकिन इनका भी जिक्र नहीं होता है। अब इसके बाद आता है जो कि हमारा एनसीईआरटी स्टार्ट करता है, दैट इज कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब यहां से एक सीधा सीधी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो कैरोलस लिनियस है, दिस इज नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ लिनियस। तो अब इनका क्या है, रियल नेम पूछा जाता है। तो इनका रियल नेम क्या है, तो रियल नेम इज कार्ल वॉन लिन, इनका।
ओरिजिनल नेम है, कार्ल वॉन लिन, ठीक है ना। अब ये चूंकि इन्होंने, हम लोग लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया था, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये बात किए थे कि जो भी प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म का नाम होता है उसमें दो नाम होता है और दोनों लैटिन वर्ड है। तो इन्होंने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देते देते अपने नाम को भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरह ही दो नाम रख दिया और फिर से जाने जाने लगे, कैरोलस लिनियस के नाम से जाने जाते, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या देख लिए कि इनका रियल नेम क्या है, कार्ल वॉन लिन, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इनको बोला क्या जाता है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये जो थियोफ्रास्टस है उसमें फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी है, और ये जो कैरोलस लिनियस है सिंपली प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमिक बॉटनी, ठीक है। इनको एक और नाम से नवाजा गया है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी के भी नाम से जाना जाता है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट चैप्टर में देख लिए हैं कि इन्होंने क्या दिया है, he has given the binomial, he has given the binomial nomenclature, binomial nomenclature and classification system, classification system, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में तमाम जानकारी हम लोग देख लिए। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये कि इन्होंने 5 बुक लिखा, कैरोलस लिनियस ने 5 बुक लिखा, और उन सारे बुक के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है एज पर नीट, ठीक है। तो इन्होंने 5 बुक लिखा, कौन कौन सा बुक लिखा, तो लिनियस wrote 5 books, कौन कौन सा बुक, तो पहला बुक है दैट इज फिलोसोफिया बॉटनिका, फिलोसोफिया बॉटनिका, ठीक है। अब बात आती है कि ये फिलोसोफिया बॉटनिका डिस्क्राइब क्या करता है, क्या बतलाता है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया, तो वो वहां पर जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी प्रिंसिपल पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया गया, उन सभी का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन इस बुक में लिखा हुआ है। तो मतलब दिस फिलोसोफिया बॉटनिका डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा बुक उन्होंने लिखा हॉर्टस अपलैंडिका, हॉर्टस अपलैंडिका, ये दूसरा बुक उन्होंने लिखा। अब इस बुक में जितने भी बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स है उन सभी को इस बुक में डिस्क्रिप्शन दिया गया, यानी जितना भी बॉटनिकल प्लांट्स, गार्डन प्लांट्स है उन सभी को इस बुक में रखा गया, बॉटनिकल गार्डन प्लांट, ठीक है। तीसरा उन्होंने बुक लिखा दैट इज स्पेसिस प्लांटेरम, स्पेसिस प्लांटेरम। देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कैसे, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये इस बुक में है क्या। तो इस बुक में साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स,
प्लांट्स के जितना भी बॉटनिकल नेम्स है, साइंटिफिक नेम्स है, इसी बुक में है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या चीज? स्पेसिस प्लांटेरा। तो अब यहाँ पर चूंकि प्लांट्स के बारे में पूरा जितना भी प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं उसका साइंटिफिक नेम है, तो ये पूछा जाता है कि ये बुक पब्लिश कब हुआ था, यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, इसके बारे में ये भी पूछा गया है। तो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 मई 1753। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं कि ये बुक पब्लिश कब हुआ था, तो 1 मई 1753। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लिया कि आपके पास 4 प्लांट्स है, उसका साइंटिफिक नेम ये है, ये है, ये है, ये है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन एक 1753 है या फिर 1755 है, ठीक है ना। और बाकी उसमें से 3 प्लांट्स का जो डेट लिखा हुआ रहेगा बिफोर 1753 रहेगा, यानी 1 मई 1753 से पहले रहेगा। तो कहेगा क्या कि इन चारों में से विच वन बुक इज मोर वैलिड, तो कौन सा वैलिड या बुक वो प्लांट्स कौन सा वैलिड है, तो जो 1 में 1753 के बाद में अगर जिसका साइंटिफिक नेम है वो वैलिड रहेगा, बाकी उसके पहले को इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। क्योंकि दिस बुक स्पेसिस प्लांटेरम इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बुक प्रिंटेड फॉर्म में है, मतलब कि दिस इज दी ऑथेंटिकेट, क्या चीज? ऑथेंटिकेट वैल्यूएबल बुक हुआ, और जिसको साइंटिफिक वर्ल्ड ने सराहा भी है। इसीलिए जितने भी अगर प्लांट्स का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ प्लांट्स के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, वो 1 में 1753 वाले ही वैलिड है। इसके पहले जो भी कोई अगर प्लांट्स का नाम दिया होगा, साइंटिफिक नेम दिया गया होगा, वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बुक उन्होंने क्या लिखा, नेक्स्ट बुक लिखा जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। अब इस जेनेरा प्लांटेरम में क्या है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स के लिए उन्होंने 2 बुक लिखा, ये जो दोनों बुक है दैट इज फॉर प्लांट। क्यों बोल रहे हैं प्लांट्स के लिए है, ये ऊपर वाला भी है, बॉटनिकल गार्डन के लिए हॉर्टस स्प्लेंडिका है, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक नेम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, साइंटिफिक नेम एंड उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन 2 अलग अलग बुक में उन्होंने इंक्लूड किया है। 2 अलग अलग बुक में, एक बुक में सिर्फ साइंटिफिक नेम लिखा और दूसरे बारे में जेनेरा प्लांटेरम में उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन उसी साइंटिफिक उसी प्लांट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन जेनेरा प्लांटेरम में दिया, और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है। अब ये 4 प्लांट्स 4 बुक हो गया। 5वां बुक उन्होंने कौन सा लिखा, 5वां बुक लिखा उन्होंने एनिमल्स के बारे में, और ये जो बुक है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरी। तो अब सिस्टेमा नेचुरी क्या बोलता है, इस बुक में क्या है, तो इस बुक में साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इसी बुक में लिखा हुआ है। मतलब एनिमल के लिए सिर्फ एक बुक है दैट इज सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरी गिव्स साइंटिफिक नेम एंड detailed description
डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। अच्छा, अब ये एनिमल्स के बारे में पहला इन्होंने बुक लिखा और उसी बुक में साइंटिफिक नेम भी दिए और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिए, तो इसीलिए ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कब पब्लिश हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कब पब्लिश हुआ है। तो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 अगस्त 1758, यानी जो प्लांट्स के बारे में बुक पब्लिश हुआ, कौन सा, स्पेसिस प्लेंटेरम, उसके 5 साल बाद इन्होंने एनिमल के लिए भी एक बुक लिखा, दैट इज सिस्टेमा नेचुरी, जिस बुक में साइंटिफिक नेम और साथ साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन भी एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक आउटलाइन क्लासिफाई कर दिया। अब समझ में आया हम लोग को कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोपोज द आउटलाइन ऑफ classification of plant kingdom as well as animal kingdom, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दिया, प्रोपोज्ड किया, क्या चीज, he has given two kingdom classification, क्योंकि इसके पहले किन्हीं ने बुक प्रिंट फॉर्म में किसी साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया था। इन्होंने हर एक प्लांट्स के लिए जिन्होंने जिसका साइंटिफिक नेम दिया उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बुक में एनक्रिप्ट किया, एनिमल्स के बारे में भी ठीक उसी तरीके से किया, और साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे, साइंटिफिक वर्ल्ड के आगे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और तब से उस एनिमल का, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम वैलिड माना जाता है। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि दिस कैरोलस लिनियस, या वी कैन से दैट कार्ल वॉन लिन ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का शुरुआत किया। तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिया, इन्होंने दिया प्लांट और दिया एनिमल, ठीक है। इन्होंने प्लांट्स को फर्दर 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड इनटू 24 ग्रुप्स, ठीक है। अब ये ग्रुप किस बेसिस पर बनाया गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्टेमन एंड कार्पेल। अब बात आती है कि ये स्टेमन क्या है और कार्पेल क्या है। तो स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द फ्लावर। ठीक उसी तरीके से ये जो कार्पेल है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, ये भी फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, इन फ्लावर, ठीक है। तो उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, 24 ग्रुप में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी हम लोग एरिस्टोटल से बात कर रहे हैं कि एरिस्टोटल आए, फिर थियोफ्रेटस आए, फिर कैरोलस लिनियस आए, इन्होंने सभी चीज को किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने देखा क्या कि सेक्सुअल ऑर्गन्स किस तरीके से है, बाहर में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी को देखा। तो इसीलिए इन तमाम क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया, इन्होंने
सेक्स ऑर्गन को देखा, उन्होंने पत्ते का कलर देखा, उन्होंने फ्लावर का स्ट्रक्चर डायग्राम देखा और इसीलिए उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ऐसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है बैंथम एंड हुकर। ये साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन को जन्म दिया। नेचुरल मतलब क्या हुआ कि इन्होंने सभी चीज को एक तरीके से, एक नेचुरल बेसिस पर इन्होंने देखकर आइडेंटिफाई किया और उसको क्लासिफाई किया। बात पूछा जाता है कि ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ पर काम किए, तो इन्होंने, ये दोनों साइंटिस्ट रॉयल बॉटनिकल गार्डन में जाकर इन्होंने स्टडीज किया था। तो दिस साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू द रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले बात बतला चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया? he proposed the biggest natural क्लासिफिकेशन। ये सीधा सीधी तौर पर पूछा जाता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन को किसने दिया, तो वो दिया बैंथम एंड हुकर। तो बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। अब बात आती है कि स्पर्मेटोफाइटा किसको बोलेंगे? तो जो प्लांट्स सीड बियर करता हो उसको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स। लेकिन ये भी साइंटिस्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, इनको भी वैल्यू नहीं दिया गया। क्यों नहीं? तो इनके क्लासिफिकेशन में भी डिमेरिट्स आया, और डिमेरिट्स क्या था कि इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया। He did not consider the phylogeny। अब बात आती है कि फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, तो फाइलोजेनी का मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में किस तरीके का प्लांट्स कैसे पहले कौन आया, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन्होंने भी किस तरीके से कौन प्लांट पहले आया, तो इसलिए इनका भी नाम नहीं जानते। ठीक है, इनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। तो अब हम लोग क्या देखे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग फाइनली क्या बोले कि कैरोलस लिनियस के थ्रू दिया गया। अब वहीं पर कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैकल। और हैकल इन्होंने 1866 में देखा क्या कि ठीक है भाई, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। तो जो बच गए, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़कर जो बच गए, उनको एक किंगडम तैयार किया गया और उस किंगडम में डाल दिया गया। यानी दिस हैकल हैज proposed the third kingdom classification। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस थर्ड किंगडम में क्या उन्होंने किंगडम बनाया? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटिस्टा को हम लोग और क्या बोलते हैं? हैकल का डस्टबिन बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ हैकल। क्यों डस्टबिन इसको बोल रहे हैं? तो हैकल ने क्या बोला कि ठीक है, हम मान लिए कि दो किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है और प्लांट किंगडम होता है, लेकिन इनको स्टडी के दौरान कुछ ऐसे भी
माइक्रोब्स मिले, कुछ ऐसे भी एनिमल मिले जो कि यूनिसेलुलर है और जो ग्रीन भी नहीं है, तो उसको किस किंगडम में रखेंगे? तो ऐसे तमाम जो प्लांट्स को छोड़ दिया जाए और एनिमल्स को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी हैं सबको एक किंगडम रख दिया गया, एंड दैट किंगडम इज कॉल्ड द प्रोटिस्टा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डस्टबिन ऑफ हैकल के भी नाम से जानते हैं। अब इन्हीं के बाद, हैकल के बाद 1956 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड, इन्होंने क्या देखा कि प्रोटिस्टा किंगडम में, जो कि हैकल के थ्रू दिया गया है, कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं जो कि सबसे डिफरेंट है। तो उस जो कि सबसे डिफरेंट है उसको बाहर प्रोटिस्टा से निकालकर एक नया किंगडम का फॉर्मेशन किया, और उस किंगडम को हम लोग बोलते हैं मोनेरा। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस कोपलैंड हैज गिवन द फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, गिवन फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इन्होंने कौन सा किंगडम दिया? इन्होंने दिया मोनेरा। तो मोनेरा का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल्स इसमें देखा गया, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स देखे गए, जिसका सभी से डिफरेंट टाइप का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। और इस मोनेरा में उन्होंने स्पेशली, अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स या प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स को रखे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया मोनेरा में। और इसका प्रोकैरियोटिक में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी मोनेरा में एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कोपलैंड ने 1956 में फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने किंगडम का नाम रखा मोनेरा। अब इसके बाद 1969 में R.H. विटेकर भाई साहब आए, R.H. विटेकर। ठीक है, और R.H. विटेकर ने क्या देखा कि ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास तो सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स या कुछ ऐसे भी स्पेसीज ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं जो कि उनका सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स के कैटेगरी में रखा हुआ है, बट प्लांट्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स हो रहा है, लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो उन्होंने एक नया किंगडम डिजाइन किया और इन्होंने दिया फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। और उन्होंने फिफ्थ किंगडम में किसका नाम डाला? उन्होंने किंगडम दिया फंजाई का, किंगडम फंजाई। ठीक है, तो अब इनका ये बोला जाता है कि R.H. विटेकर का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल या मोस्ट वैलिड क्लासिफिकेशन करार दिया गया। कैसे? तो इनका बेसिस क्या था? तो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो मॉर्फोलॉजिकल तो इन्होंने दिया है, जैसे पहले सभी लोग करते रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल। फिर उन्होंने फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल स्टडी भी किया। रिप्रोडक्टिव भी इन्होंने देखा, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज। और साथ साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब क्या बता रहे हैं कि कौन दुनिया में पहले आया, कौन इसके बाद आया, फिर उसके बाद कौन आया, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी भी किया। और इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ते हैं R.H. विटेकर का फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ किंगडम के बाद और कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, होगा,
प्रोपोज्ड है, चल रहा है। सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी कुछ सालों के बाद पढ़ना शुरू करेगा, पढ़िएगा। और उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को, जो यहाँ पर हम लोग एक मोनेरा ग्रुप में रखे हैं, उस बैक्टीरिया ग्रुप में, उस मोनेरा किंगडम से भी एक अलग टाइप के बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे, और जिसको आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, वो उसको एक अलग किंगडम के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अभी पूरे फुल प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के ही नाम से जाना जाता है। जब वो आएगा तो सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्या चीज कि सबसे पहले कौन सा आया, तो सबसे पहले आया मोनेरा। ठीक है, और ये मोनेरा की खासियत क्या है, तो मोनेरा की खासियत क्या है कि दीज ऑल आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अब इसके बाद जो आया वो आया कौन सा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में क्या हो गया, प्रोटिस्टा का यानी इस मोनेरा के पास सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके ऊपर सब का सब क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गए, यूकैरियोटिक सेल। बट प्रोकैरियोटिक के पास कौन सा सेल है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के बाद आया सब के सब मल्टी सेलुलर, और यहाँ से तीन किंगडम निकले। एक को बोल दिए प्लांट किंगडम, एक को बोल दिए फंजाई, और एक को बोल दिए एनिमल। तो अब क्या हो गया, प्लांट्स ये सबका सब क्या है, यूकैरियोटिक है, बट दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन अब क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक, और एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, लेकिन अब प्लांट से कैसे डिफरेंस है, ये ऑटोट्रॉपिक है, दिस इज सेलुलोसिक सेल वॉल, सेलुलोसिक सेल वॉल है इसमें। इसमें फंजाई में कैसा सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, तो इसमें सेलुलोसिक नहीं रहता, बट इसमें काइटिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एनिमल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, नो सेल वॉल एट ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जो कि आर.एच. विटेकर के थ्रू दिया गया है, आर.एच. विटेकर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोनेरा किंगडम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।